भारत का संविधान ये सिर्फ एक कानून की किताब नहीं है। नहीं, ये तो वो बुनियाद है, वो फाउंडेशन है जिस पर हमारा पूरा देश टिका हुआ है। तो चलिए आज हमारे देश के इसी ब्लूप्रिंट को थोड़ा और करीब से समझने की कोशिश करते हैं। 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। जी हां, बिल्कुल सही सुना। इतना लंबा वक्त लगा भारत के संविधान को लिखने में। सिर्फ ये आंकड़ा ही अपने आप में बता देता है कि ये काम कितना बड़ा और कितना जरूरी था। तो सवाल ये उठता है कि दुनिया के सबसे लंबे लिखित संविधान में आखिर है क्या? ऐसा क्या लिखा है इसमें जो भारत को एक देश के तौर पर डिफाइन करता है? आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। किसी भी किताब को समझने के लिए सबसे पहले उसकी प्रस्तावना पढ़नी पड़ती है ना? तो चलिए संविधान को भी वहीं से शुरू करते हैं। इसकी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। समझिए एक तरह का मिशन स्टेटमेंट। ये वो सपना है जो हमारे संविधान बनाने वालों ने देश के लिए देखा था। इसकी शुरुआत ही देखिए कितनी पावरफुल है। हम भारत के लोग, बस ये पहले कुछ शब्द ही सब कुछ कह देते हैं। ये साफ बताते हैं कि इस संविधान की असली ताकत किसी राजा, रानी या किसी बाहरी शक्ति के पास नहीं है। नहीं, ये ताकत सीधे भारत के लोगों से आती है, मतलब हम सबसे। अब ये प्रस्तावना भारत को 5 बड़े सिद्धांतों पर खड़ा करती है जो हमारे गणतंत्र के 5 स्तंभ हैं। पहला, संप्रभु, मतलब भारत अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरह से आजाद है। दूसरा, समाजवादी, यानी सबका विकास, समाज में आर्थिक बराबरी लाना। तीसरा, पंथ निरपेक्ष, जिसका मतलब है कि सरकार की नज़र में कोई भी धर्म बड़ा या छोटा नहीं है। चौथा, लोकतांत्रिक, यानी सरकार जनता चुनती है। और पांचवा, गणराज्य, मतलब देश का सबसे बड़ा पद वंश के आधार पर नहीं बल्कि चुनाव से तय होगा। तो इन्हीं 5 स्तंभों पर टिके हुए हमारा संविधान हर एक नागरिक से 4 बहुत बड़े वादे करता है। ये वादे हैं न्याय का, स्वतंत्रता का, समानता का और भाईचारे का। कह सकते हैं कि यही हमारे देश का मूल मंत्र है। अच्छा, तो ये तो हुई देश की बुनियाद की बात, पर एक नागरिक और सरकार के बीच का रिश्ता कैसा होगा? संविधान इसके बारे में क्या कहता है? चलिए अब इस पर आते हैं, जहां बात सिर्फ अधिकारों की नहीं बल्कि कर्तव्यों की भी होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं मौलिक अधिकारों की, यानी फंडामेंटल राइट्स की। ये हैं क्या आखिर? बहुत सिंपल शब्दों में कहें तो ये हर नागरिक के लिए एक तरह की ढाल हैं, एक सुरक्षा कवच जो सरकार की किसी भी मनमानी से हमें बचाता है। ये वो अधिकार हैं जो पक्का करते हैं कि हर इंसान इज्जत और आज़ादी के साथ अपनी जिंदगी जी सके। जैसे कि समानता का अधिकार, इसका मतलब है कि कानून के सामने सब बराबर हैं। फिर है बोलने की आज़ादी, जो हमें अपने विचार रखने का हक देती है। जीवन का अधिकार, ये सिर्फ जिंदा रहने का हक नहीं बल्कि सम्मान के साथ जीने का हक है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार हमें हर तरह के अन्याय से बचाता है। तो ये सिर्फ कानून नहीं है, ये हमारी आज़ादी के गार्ड्स हैं, हमारे पहरेदार। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बैलेंस देखने को मिलता है। ये एक सिक्के के 2 पहलुओं की तरह हैं। एक तरफ है मौलिक अधिकार जो बताते हैं कि सरकार को हमारे लिए क्या क्या करना है, तो वहीं सिक्के के दूसरी तरफ है मौलिक कर्तव्य जो हमें याद दिलाते हैं कि एक नागरिक होने के नाते देश के लिए हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। ये कर्तव्य क्या हैं? ये हमें कहते हैं कि हम संविधान का सम्मान करें, अपने राष्ट्रीय प्रतीकों का आदर करें और सबसे जरूरी देश की एकता को बनाए रखें। तो ये एक 2 वे स्ट्रीट है, एक तरफ अधिकार हैं तो दूसरी तरफ जिम्मेदारियां। ठीक है, तो हमने संविधान की आत्मा को समझा और नागरिक के अधिकार और कर्तव्यों को भी जान लिया। पर सवाल यह है कि इतना बड़ा देश चलता कैसे है? वो पूरी मशीनरी, वो सिस्टम कैसे काम करता है? इसका पूरा ब्लूप्रिंट भी जाहिर है हमारे संविधान में ही दिया गया है। देखिए, संविधान बनाने वाले बहुत समझदार थे। उन्होंने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि सारी की सारी पावर किसी एक इंसान या एक संस्था के हाथ में ना चली जाए। इसीलिए उन्होंने शक्तियों का बंटवारा कर दिया, जिसे सेपरेशन ऑफ पावर्स कहते हैं। इससे सरकार के अलग अलग अंगों में एक बैलेंस बना रहता है। और ये बंटवारा हुआ है शासन के 3 मुख्य स्तंभों के बीच। पहला है विधायिका, यानी हमारी संसद, जिसका काम है कानून बनाना। दूसरा है कार्यपालिका, यानी सरकार, जिसका काम है उन बने हुए कानूनों को लागू करना। और तीसरा और बहुत अहम स्तंभ है न्यायपालिका, यानी हमारे कोर्ट्स। इनका काम एक अंपायर या रेफरी की तरह है, ये देखना कि सब कुछ नियम के हिसाब से, संविधान के हिसाब से चल रहा है या नहीं। पर रुकिए, पावर का यह बंटवारा सिर्फ इन 3 पिलर्स तक ही नहीं है। भारत में एक फेडरल स्ट्रक्चर भी है।
इसका सीधा सा मतलब ये है कि सारी ताकत सिर्फ केंद्र सरकार यानी दिल्ली में नहीं है, बल्कि शक्तियों को केंद्र और राज्य सरकारों के बीच भी बांटा गया है। अब आते हैं इस संविधान की एक सबसे खास और शायद सबसे दिलचस्प बात पर। देखिए, भारत का संविधान कोई पत्थर पर लिखी हुई लकीर नहीं है जिसे बदला ही नहीं जा सकता, नहीं, बल्कि इसे जानबूझकर ऐसा बनाया गया है कि ये वक्त के साथ खुद को ढाल सके, इवॉल्व हो सके। तो ये होता कैसे है? संविधान खुद को अपडेट कैसे करता है? इसके लिए संविधान में ही एक रास्ता दिया गया है, आर्टिकल 368 में। इसे कहते हैं संशोधन या अमेंडमेंट। ये एक तरह से संविधान को अपग्रेड करने का ऑफिशियल प्रोसेस है और इसकी ताकत हमारी संसद को दी गई है। और अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है? 105 से भी ज्यादा बार। सोचिए, 105 से ज्यादा बार। यही नंबर इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि हमारा संविधान कितना फ्लेक्सिबल, कितना जीवंत, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक मजबूत घर को भी वक्त वक्त पर मरम्मत और रेनोवेशन की जरूरत पड़ती है ना? ठीक उसी तरह संशोधन की ये ताकत हमारे संविधान को हमेशा रेलेवेंट बनाए रखती है, ताकि ये बदलते हुए भारत की जरूरतों को पूरा कर सके। तो आखिर में एक सवाल पर आकर रुकते हैं। इतने दशकों के बाद आज हमारे लिए भारत के संविधान का क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ वकीलों और जजों के पढ़ने की एक मोटी सी किताब है, या फिर ये हम सब की रोजमर्रा की जिंदगी, हमारे हक, हमारे सपनों और हमारे एक साथ भविष्य की कहानी है? इस पर सोचिएगा जरूर।